अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज। आज हमारा जो रिवीजन का एक्सरसाइज है वो है 6.5। इसमें तकरीबन 1 2 3 4 8 9 सिक्स क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और इन सिक्स क्वेश्चंस में हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ फार्मूला जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है वो है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी अगर सपोज हमारे पास ए और बी में इंटरसेक्शन में कुछ ना हो, वो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, एक पे डिपेंड ना कर रहे हो, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो जाएगा। तो उस केस में फिर हमें इस टर्म को लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या अगर ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट है तो उसमें ज़ीरो कुछ भी नहीं होगा, और ज़ीरो की अगर सेट एम्प्टी सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो ही होती है। तो अगर आप लिख भी दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, फिर लिखने या लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट है तो फिर जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है। मे बी किसी क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाए, और मे बी कुछ क्वेश्चन में ये एज अ डिपेंडेंट इवेंट आ जाए। तो अगर डिपेंडेंट इवेंट आएगा तो ये वाली टर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक ये फार्मूला हमारे पास होगा। लाइक जो क्वेश्चन 2 देखें उसमें भी यही है। कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास कंडीशनल, अब क्वेश्चन 3 में देखें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो उसमें ये फार्मूला जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो एडिशन का जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गया है, सिर्फ प्लस वाले तक। जो माइनस वाली टर्म है वो डिलीट हो गई है। ओके, एक दो फार्मूले ये हो जाएंगे, बिल्कुल सेम सेम से हैं। तीसरा हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है वो हमारे पास इक्वल होता है। सपोज अगर ए एक दो इवेंट हैं ए और बी, और एक इवेंट दूसरे पे जो है वो कंडीशंस पे इम्पोज हो रही है, तो फिर उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज ए कंडीशंस ऑन बी इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल होता है। तो ये मेरे पास एक ये फार्मूला होता है। अब कुछ केसेस में जो है वो सपोज अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ये अगर डिपेंडेंट इवेंट हो तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो सपोज तो हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चार फार्मूले जो हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज में हैं। आसान आसान से फार्मूले हैं, आसान एक्सरसाइज है। जो मुश्किल पार्ट्स इसके हैं वो तो उन्होंने इंक्लूड नहीं किए, जो आसान हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है। आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो फार्मूला है बाय द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने फाइंड करनी है ये वाली टर्म 1 2 3, ये तीनों हमें गिवन है। तो इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, और कहाँ पे एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लेंगे, कहाँ पे कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर लेंगे, एंड वहाँ से हम जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम भी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा एक बात याद रखें कि अगर हमारे पास दो बातें होती हैं, सक्सेस और फेलियर। अगर सपोज हमारे पास सक्सेस का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो 30% है, तो अगर सक्सेस का 30% है तो फिर जाहिर है फेलियर का हमारे पास कितना होगा, 70% होगा। इन दो के बीच में और कोई बात नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ दो ही चांसेस हैं, या सक्सेस या फेलियर, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके पास परसेंटेज में वो प्रोबेबिलिटी 30 है, तो प्रोबेबिलिटी में जो अगर हम देखेंगे, सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में चेक करूँ तो उसको 100 पे डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास हो जाएगी 0.3, और 70 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.7। सो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 100%, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वो 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। अगर किसी कोई इवेंट जो है वो फुल 100% चांसेस हैं कि ये इस तरह कर होगा, तो
उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 1 होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। अब प्रोबेबिलिटी अब नेगेटिव में भी नहीं आ सकती। अगर सपोज अगर कोई काम आपका नहीं होता तो इट मीन्स आपका 0% चांस है। हम ये नहीं कह सकते कि आपका माइनस समथिंग जो परसेंट जो है ना वो चांस है, तो या तो 0% चांस या 100% चांस। लेकिन इन अ सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी 100% जो है वो 1 कंसिडर होगा, और बाकी जितने भी होंगे 70-30 वो इन बिटवीन 1 जो है वो 0-1 वो लाई करेंगे। लाइक 30% के लिए 0.3, 45 के लिए 0.45, 60 के लिए 0.60, मतलब अब 100 पे परसेंटेज को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैक्सिमम 1 होती है। अब अगर सपोज बेटा दो इवेंट्स हैं, एक सक्सेस है एक फेलियर है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इवेंट है कि कल बारिश होगी, सपोज ये एक इवेंट है, बट ए इक्वल्स टू इवेंट है कि वो टुमारो विल बी रेन। रेन मैं लिख देता हूँ कि वो कल रेन होगी, और मैं कह देता हूँ कि इसके 0.35% चांसेस हैं, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.35 है। हमारा इवेंट ए क्या है कि कल बारिश होगी, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 35% है, या 0.35 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब एक और इवेंट हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह बार लगा देते हैं, या अगर हम देखें सेट्स में तो हम इस तरह लिखते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपकी जो इवेंट होगा उसको अपोज करेगा। लाइक अगर आप इवेंट ए में कहते हैं कि रेन होगी कल टुमारो, तो ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, नो रेन, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम अप हमेशा 1 की इक्वल आएगा। जो इवेंट होगा उसको अपोज करेगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो वो 1 की इक्वल होगी। तो अगर मुझे ये वाली गिवन है और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.35 विच gives us 0.65। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट होगी वो क्या होगी, 0.65 होगी। सो कहने का मकसद ये है कि अगर एक इवेंट जो है वो सक्सेस हो रहा है, दूसरा फेलियर हो रहा है, तो दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी को कंबाइन किया जाए तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होगी, मीन 100% की इक्वल होगी। सो यहाँ पे जो हमें ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं गिवन, उसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गिवन है या बी कम्प्लीमेंट गिवन है। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने लिए फाइंड कर लेंगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ऐसे आप आराम से इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार के बने ये फाइंड करनी है तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, हमने बाकी जो है वो फाइंड करने हैं। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा तो इस पार्ट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने बेसिकली यही वाली फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए मुझे ये भी गिवन होना चाहिए, ये भी गिवन होना चाहिए, ये भी गिवन होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में गिवन है, यस दिस इज गिवन 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन नहीं है। इंस्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। तो वहाँ से ये वाला कंडीशन यूज़ करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन यूज़ करके हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ में लिखा भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इट्स कम्प्लीमेंट, कोई भी एलिमेंट कोई भी इवेंट हो उसको आप अपोज करें, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 की इक्वल होगी। इससे अगर प्रोबेबिलिटी कुछ बी इवेंट हो या दोनों का कंबाइन इवेंट हो, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो 1 की इक्वल होगी। सो वहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लूँगा एंड देन ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बेटा जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हमें क्या चाहिए, ए कम्प्लीमेंट भी चाहिए, बी कम्प्लीमेंट भी चाहिए, और इन दोनों का यूनियन भी चाहिए। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज ये तो गिवन है, ये हमने फाइंड करना होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट भी गिवन है और ए गिवन है, ए से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके
फार्मूला में पुट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। या अगर इस तरह ना करो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इस तरह हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है। लाइक डिमॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। एक ये फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, रियली सॉरी, दिस विल बी इंटरसेक्शन। और तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा लूँ तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी मुझे। तो ये हमारे पास है, ये हमने फाइंड करना है और ये हमें गिवन होगा या ये हम खुद फाइंड आउट करेंगे कहीं से किसी हेल्प से। तो ये जो है कम्प्लीमेंट को आप सेट्स में कम्प्लीमेंट में सी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इस कम्प्लीमेंट को मैं ए बार से डिनोट करूँगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इस पर जब अप्लाई होगी तो ये चीज़ जो है ये मुझे गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मुझे डायरेक्टली क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो ए यूनियन बी मैं कैसे फाइंड करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इसका और इसके कम्प्लीमेंट का जो डेरिवेटिव सॉरी जो इसका प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो 1 की इक्वल होगी। तो ये गिवन है, ये फाइंड करनी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ सेपरेट कर लेंगे, वहाँ से ये फाइंड हो जाएगी एंड सो ऑन वी विल फाइंड आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ही ना कर रहा हो। तो इस केस में आपके पास जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, जिस ए यूनियन बी जो लॉ है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों इवेंट्स बिल्कुल जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो फिर क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होने की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इट मीन्स दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बोथ और डिस्टिंक्ट इवेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी उनका एम्प्टी होगा, इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, तो ये टर्म डिलीट, आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रह जाएगा। तो आपको बेटा मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। तो अगर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसमें से आपको दो गिवन है, तो तीसरी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बैग कंटेन 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। कोई बैग है जिसमें टिकट्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 30 तक। वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। उन 30 में से हमने एक टिकट को जो सिलेक्ट किया रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब दो इवेंट हैं, यहाँ से मैं दो इवेंट बनाऊंगा कि आइदर वो ऑड होगा, तो 1 से 30 तक मैं ऑड नंबर देखूंगा, उसको सेट बनेगा, वो हमारे पास एक इवेंट हो जाएगा। और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो जो इंटीजर के स्क्वायर हैं, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 1 भी उसमें आएगा, 2 का स्क्वायर 4 वो भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9 वो भी आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज वो 30 से अबव हो जाता है। और हमारे पास एक सेट होगा ऑड इंटीजर का और दूसरा जो मैंने बता दिया। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 1 से 30 तक नंबर है। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 30। ए इवेंट है, द नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30, देन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियरिफाई कर दें, नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30, a number an odd number, यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करते हैं, the odd number selected from 1 to 30। तो आपका जो a होगा वो क्या होगा, 1 3 5 7 9 अप टू 29, और वो आपके पास क्या होंगे, 15 नंबर्स होंगे। यहाँ पे करेक्शन कर लें कि ए इवेंट में अपने ऑड का नंबर वर्ड जो है वो मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि अगर ऑड का वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा जो इवेंट ए होगा वो क्लियर या स्पेसिफाइड नहीं होगा। तो वो आपका इवेंट जो है वो क्लियर स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब या तो ऑड होंगे और या क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स होंगे। तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास 1 भी आ सकता है, 4 9, ये बी इवेंट देखें, 4 9 16 25 ये नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बी इवेंट इंटीजर्स के स्क्वायर्स हैं और ए इवेंट में ऑड इंटीजर्स हैं।
अब देखते हैं कि क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। तो 4 तो बी में 4 है, 4 ऑड नहीं है, 9 ऑड है। यस, एक 9 कॉमन हो गया, 16 इवन है वो भी नहीं है, 25 ऑड है, 2 कॉमन हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें दो जो एलिमेंट है वो कॉमन हो गए हैं। इट मीन्स कि ए और बी जो है वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, उसे पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल हो जाएगा देन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, पर्टिकुलर सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आप देख लें ए में 15 एलिमेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 15/30। बी में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/30। और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/30। तो इस फार्मूला में हम पुट कर लेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। और बेटा इसमें एक वर्ड और यूज़ हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर लेता हूँ। और का वर्ड यूज़ हुआ है। तो बेटा जब हम सेट्स पढ़ते हैं हम 89 को में भी ये बताते हैं कि जो और का वर्ड होता है ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर यूनियन, और जो एंड का वर्ड यूज़ होता है दिस इज़ यूज फॉर इंटरसेक्शन। तो मुझे इस और से पता चला है कि मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट गेट कर लिया होगा। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आसान है, वो मैं आपको इसे होमवर्क दिया है। क्वेश्चन 9 को जो है मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन 9 में अजमल एंड बुशरा अपीयर इन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज हैं उन दोनों के लिए, दोनों अपीयर हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिलेक्शन बीइंग 1/7 एंड 1/5। तो पहले अजमल की बात हुई है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल की सिलेक्शन की वो 1/7 है। सो आपके पास जो इवेंट ए होगा वो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ अजमल, या चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अजमल। तो वो प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। और सेकंड पे बुशरा है, तो बुशरा के सिलेक्टेड के चांसेस जो हैं वो सक्सेस जो है वो 1/5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन इज सिलेक्टेड, नन विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो अजमल की सिलेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो बुशरा की सिलेक्शन है। तो दोनों की सिलेक्शन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीट वुमेन की है और एक सीट मैन की है, ओपन सीट्स हैं, दोनों उसमें सेलेक्ट हो, दोनों के इक्वल इक्वल चांसेस हैं। तो कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं रखा कि मतलब जिस तरह होता है कि अगर डोमिसाइल फलां सपोज पंजाब से है तो उसकी ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ओपन सीट्स हैं, दोनों ने अप्लाई किए हैं, दोनों की सिलेक्शन हो सकती है। अगर एक की चांसेस ज़्यादा हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ उनके कोटा वाइज या इधर उधर जॉब की कोई ऐसी इंटरसेक्शन नहीं है। सो दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सबसे लास्ट आर्टिकल है वो ऐसा ही है, पूरा एक थ्योरम है हमारे पास। सो बोथ विल बी सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक की प्रोबेबिलिटी है 1/7, अगले की है 1/5, सो 1/35 इज योर आंसर। ओनली वन इज सिलेक्टेड, तो अगर एक सिलेक्टेड होता है, अब नहीं पता कि कौन सिलेक्टेड होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि कौन सेलेक्ट हो, बुशरा सेलेक्ट हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि अजमल सेलेक्ट हो। वी डोंट नो कौन सेलेक्ट हो रहा है। हम दोनों की जो सिलेक्टेड की चांसेस हैं उन दोनों को फाइंड करेंगे और दोनों को देन ऐड करेंगे। तो अगर दोनों सेलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ए इज़ फॉर अजमल एंड बी इज़ फॉर बुशरा। अगर मैं सपोज करता हूँ पहले कि अजमल सेलेक्ट नहीं होता तो बुशरा सेलेक्ट होगी। अगर अजमल सेलेक्ट नहीं होगा तो उसकी सिलेक्शन 1/7 है, तो उसकी नॉट सिलेक्शन क्या होगी? वो ए कम्प्लीमेंट होगा, दिस विल बी 1 माइनस 1/7। तो ये 7 माइनस 1 6/7 आ जाएगा। और अगर बुशरा सेलेक्ट नहीं होती है तो बुशरा की अगर सिलेक्शन की चांसेस 1/5 हैं तो नॉट सिलेक्शन के क्या होंगे? 1 माइनस 1/5, दैट इज़ 4/5। तो पहले मैं कहता हूँ कि सपोज दो बातें हो सकती हैं, या अजमल सेलेक्ट होगा या बुशरा सेलेक्ट होगी, बिकॉज एटलीस्ट एक ने, ओनली वन ने सेलेक्ट होना है, एटलीस्ट नहीं ओनली वन ने सेलेक्ट होना है।
सपोज पहले केस में सपोज करते हैं कि अजमन सेलेक्ट नहीं हो रहा, बुशरा सेलेक्ट हो रही है। तो अजमन सेलेक्ट नहीं हो रहा तो ए कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बुशरा सिलेक्शन है तो इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस अजमल सेलेक्ट हो रहा है और बुशरा की सिलेक्शन नहीं हो रही, जिसकी सिलेक्शन नहीं हो रही उसको बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है, 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को गिवन है 1/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होगी 1/7 और बी कम्प्लीमेंट वो 4/5। सो ये इसका प्रोसीजर होगा और यहाँ पे सारी वैल्यू सपोर्ट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अजमल की नॉट सिलेक्शन, बुशरा की सिलेक्शन, और यहाँ पे बुशरा की नॉट सिलेक्शन, अजमल की सिलेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो प्रोडक्ट में, तभी इंटरसेक्शन है वो भी प्रोडक्ट में। सबकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, पुट की हैं, हमारे पास आंसर आ गया 2/7। अच्छा बेटा नेक्स्ट है नन विल बी सिलेक्टेड, दोनों सेलेक्टेड नहीं है तो दोनों पे कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, दोनों के कम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट ये अपने फाइंड की हुई है, सपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई एक जो है वो सिलेक्ट होगा, तो कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं, जाहिर है एटलीस्ट एक सिलेक्ट हो रहा है इट मीन्स एक तो मस्ट हो रहा है, साथ में दूसरा भी हो सकता है, चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने कहाँ से फाइंड किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने आई थिंक हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यूज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यूज़ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यूनियन क्यों डाला है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिमांड किया है कि एटलीस्ट एक सिलेक्ट होगा, तो अजमल भी सिलेक्ट हो सकता है, एक भी सिलेक्ट हो सकता है और दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो चांसेस दोनों के हो सकते हैं, एक तो मस्ट है एक दूसरा भी होगा, तो फिर हम यूनियन यूज़ करते हैं। अगर दोनों में से कम एक सिलेक्ट होता है तो फिर इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो ये आज का लेक्चर है, इसके साथ चैप्टर 6 वाइंड अप हो गया है। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है। मेरे ख्याल में तो बहुत आसानी सी एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर को आप विद इन 2 डेज उसको वाइंड अप कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम प्रैक्टिस। हर चैप्टर से तकरीबन जो है वो 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है। सो प्रैक्टिस करें, किसी की समझ ना आए वो बार बार पूछें ताकि आपको जो क्वेरीज है वो कंप्लीट हो। सो अल्लाह हाफिज़।